द फ्लावरिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं, सभ्यताएं और रीति रिवाज थी वो कैसे कैसे विकसित हुई अलग अलग साम्राज्य, अलग अलग राजाओं के शासन काल में। इसी सारी चीजों की बात हम लोग इस अध्याय संख्या 7 में कर रहे हैं, जो आप लोगों को आपके क्लास 7 में एसएसटी के एक अध्याय के तौर पर देखना है। और यह इतिहास यानी कि पार्ट 1 हिस्ट्री का पार्ट होता है। इसके अलावा 2 और पार्ट में आपको एसएसटी देखने हैं अलग अलग अध्यायों को, जो यूनिट 2 ज्योग्राफी और यूनिट 3 सिविक्स है। अभी हम लोग यूनिट 1 में हैं और अध्याय संख्या 7 में हैं। हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से, पिछले कुछ कक्षाओं के माध्यम से बहुत सारी बातें देखी है, जो पृष्ठ संख्या 67 से शुरू होकर, यानी कि अध्याय की शुरुआत से लेकर पृष्ठ संख्या 70 तक जाता है। यानी कि हम लोगों ने अभी तक जो देखा है उसमें हम लोगों ने लास्ट में देखा था मुगल पीरियड के दौरान हमारा जो रीजनल कल्चर है और अलग अलग जो क्षेत्रीय सभ्यताएं हैं वो कैसे फ्लावर्ड हुई, यानी कि कैसे खिली या नहीं खिली। इन्हीं सारे चीजों की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। अब जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था, वहीं से इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे यहां पर, जहां पर हम लोगों ने बात की थी कि कैसे अकबर के शासन काल में अलग अलग जो चीजें थी वो फ्लावर हुई। जहां पर हम लोगों ने पेंटिंग की बात की, हम लोगों ने अलग अलग चित्रकारी की बात की, हम लोगों ने अंत में दसवंत और बसावन जैसे 2 महान चित्रकारों की भी बात की थी। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 70 पर हैं हम लोग। अब हम लोग 70 से ही एक लाइन 70 पर है, उसके बाद हम लोग पृष्ठ संख्या 71 पर आएंगे और बात करेंगे और उन सारी चीजों की जो हम लोगों को अपने बोर्ड पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार इस अध्याय में देखना है। बचे हुए हिस्सों को लिखा हुआ है, अंडर जहांगीर पेंटिंग अटेंड ग्रेट हाइट एज ही हैव लेविश ग्रांट टू पेंटर्स। अगर हम लोग जहांगीर एक मुगल शासक, और अभी तक तो हम लोग अकबर की बात कर रहे थे, अब जहांगीर की बात करते हैं, एक और मुगल शासक, उसके दौरान जो पेंटिंग है, जो चित्रकारी है, वो ऊंचाइयों तक पहुंचा, क्योंकि ये चित्रकारी के क्षेत्र को समर्थन करता था और चित्रकारों को पैसा देता था ताकि वो चित्रकारी को अच्छे से कर सके और बाकी सारी फैसिलिटीज, बाकी सारी सुविधाएं मुहैया कराता था, यानी कि देता था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 71 पर आते हैं। लिखा हुआ है, हिज इंटरेस्ट इन पेंटिंग कैन बी gauged from the fact that he could identify each artist painting by its style। और उसके इंटरेस्ट यानी कि उसकी रुचि पेंटिंग में थी या नहीं थी, उसे इस बात से समझा जा सकता है, जहांगीर की रुचि पेंटिंग में थी या नहीं थी, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि वो कितना ज्यादा रुचिकर था पेंटिंग यानी कि चित्रकारी के क्षेत्र में, कि वो अलग अलग चित्रों को देखकर, चित्रों की शैली को देखकर, पेंटिंग स्टाइल को देखकर पेंटर को पहचान लेता था। इंपॉर्टेंट पेंटर ऑफ हिज टाइम, उसके टाइम का यानी कि जहांगीर के शासन अंडर मुगल पीरियड, जो इंपॉर्टेंट पेंटर यानी कि कुछ महत्वपूर्ण जो चित्रकार थे उनके नाम यहां पर दिए गए हुए हैं, जैसे बिशन दास, मंसूर, मुराद एंड अब्दुल हसन। आगे बढ़ते हैं, शाहजहां, एक और मुगल शासक की बात कर रहे हैं। शाहजहां वाज अ पैट्रन ऑफ पेंटिंग एंड कैरीड फॉरवर्ड द ट्रेडिशन ऑफ हिज फादर। शाहजहां भी पेंटिंग का पक्षधर था और उसने अपने पिता जहांगीर वाली जो पद्धति थी उसको आगे बढ़ाया। पेंटर एंड आर्टिस्ट वे आर लेविशली रिवार्डेड अंडर हिम, और इसके अंदर भी यानी कि इसके शासनकाल में भी कलाकार और चित्रकार, जो अलग अलग क्षेत्रों के कलाकार हैं और जो चित्रकार हैं, उनको अच्छे से सम्मान दिया गया, पैसा और हर तरीके से। मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद वेयर टू फेमस पेंटर ड्यूरिंग शाहजहां रेन। अगर शाहजहां के शासनकाल की बात करें तो 2 प्रसिद्ध चित्रकारों का नाम आता है, जिसमें सबसे ऊपर मीर सैयद अली और अब्दुल समद का आता है। अब औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब डिसअप्रूव्ड द पेंटिंग बिकॉज ऑफ विच मेनी आर्टिस्ट एंड पेंटर माइग्रेटेड टू अदर रीजन। अब क्या होता है कि औरंगजेब के शासनकाल में पेंटिंग और इन सारी चीजों को वो सम्मान नहीं दिया जाता है जैसा इसके पूर्वज यानी कि इसके पहले वाले जो शासकों ने दिया था। क्योंकि औरंगजेब के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, तो पता चलता है कि जितने भी मुगल शासक थे उसमें से सबसे बड़ा कट्टर, सबसे ज्यादा कट्टर जो धार्मिक प्रवृत्ति का था, वो था
एक तरफा धार्मिक प्रवृत्ति का था, वो था औरंगजेब। तो औरंगजेब जो है वो पेंटिंग इन सारे चीजों का समर्थन नहीं करता था, क्योंकि इसको लगता था कि जो कलाकार और जो चित्रकार आए हैं वो दूसरे दूसरे क्षेत्रों से आए हैं और दूसरे दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे। दस इन द 18th सेंचुरी, इसलिए हम लोग 18वीं शताब्दी की बात करें तो मेनी रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग सच एज राजस्थानी, कांगड़ा एंड डेक्कनी डेवलप। इसलिए अलग अलग जो क्षेत्रीय स्तर का जो पेंटिंग था, चित्रकारी था, वो डेवलप हुआ, वो विकसित हुआ, जिसमें राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग और डेक्कनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग था। Rajasthani painting are characterized by court scenes, scene of royal festivals, portrait, hunting scene and stories about Lord Krishna। राजस्थानी चित्रकारी में किन किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया या किन किन चीजों की चित्रकारी की गई, तो कोर्ट सीन, अदालत न्यायालय के सीनों का, रॉयल फेस्टिवल, चूंकि राजस्थान रॉयल एरिया का एक क्षेत्र है या फिर कहते हैं एक रॉयल एरिया है, तो वहां पर जो रॉयल फेस्टिविटीज होते थे, जो अलग अलग कार्यक्रम होते थे, उन सारी चीजों की चित्रकारी की जाती थी। और भी बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे भगवान कृष्ण जो उधर पूजे जाते हैं उनका चित्रकारी होता था। अलग अलग कहानियों के, अलग अलग शिकार के इन सारी चीजों की चित्रकारी राजस्थानी पेंटिंग में देखने को मिलते हैं। नेचुरल सराउंडिंग, रोमांस, एलिगेंस एंड डेलिकेसी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कांगड़ा पेंटिंग। जबकि कांगड़ा पेंटिंग में जो प्राकृतिक वातावरण है उसको डिपिक्ट किया जाता था, उसका चित्रण किया जाता था। प्यार मोहब्बत वाली जो चित्रकारी होती थी वो कांगड़ा पेंटिंग के जरिए हम लोग देख सकते हैं। और भी अलग अलग ऐसे स्टाइल के जो पेंटिंग थे उसमें बहुत सारी चीजें होती थी, जिसमें बेसिकली नेचुरल सराउंडिंग और रोमांस जैसा चीज जो है वो ज्यादा होता था। दे शो एन इन्फ्लुएंस ऑफ द भक्ति कल्ट्स, और इसमें कांगड़ा स्टाइल में भक्ति स्टाइल जो थी उसको ज्यादा यहां पर स्थान दिया गया। गॉड्स डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग आर इन ह्यूमन फॉर्म, और जो भगवानों का चित्रण इस चित्रकारी में यानी कि कांगड़ा स्टाइल, कांगड़ा शैली में किया गया वो इंसानी आकार में किया गया, यानी कि भगवान को इंसान के आकार में दिखाया गया। अब हम लोग बात करते हैं पेंटिंग से आगे बढ़ते हुए गायन का, यानी कि अब संगीत की बात करेंगे म्यूजिक की। सबसे पहले ये एक चित्र देख लीजिए, एक है मुगल पेंटिंग है जो 17वीं शताब्दी का है, जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं म्यूजिक की, संगीत की। एक्सेप्ट फॉर औरंगजेब ऑल अदर मुगल एम्पेयर इनकरेज म्यूजिक। औरंगजेब को छोड़ के बाकी जितने भी मुगल शासक, जितना भी मुगल शासक था, सब म्यूजिक को यानी कि संगीत को प्रोत्साहित करता था। द इंडियन एंड सेंट्रल एशियन स्टाइल कंटिन्यूड, जो भारतीय और जो मध्य एशियाई जो शैली थी संगीत की वो चलती थी। तानसेन वाज वेल नोन म्यूजिशियन इन द अकबर कोर्ट, और अकबर के शासनकाल में अकबर के कोर्ट की बात करें तो वहां पर एक प्रसिद्ध जो म्यूजिशियन का नाम आता है, संगीतकार का नाम आता है, वो है तानसेन। न्यू स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक सच एज ख्याल, थुमरी एंड गजल डेवलप्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड क्लासिकल म्यूजिक रिसीव्ड फ्रेश लाइफ। नए शैली जो हिंदुस्तानी नई शैली थी, न्यू स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक का, हिंदुस्तानी संगीत का जो नया शैली था, नया स्टाइल था, चाहे वो ख्याल की बात कर ले, ठुमरी की बात कर ले, गजल की बात कर ले, ये सब मुगल शासनकाल में ही डेवलप, उत्पन्न, पैदा हुआ, यानी कि बना ये शैली। और जो हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक था, जो हमारा पहले से जो म्यूजिक और ये सारी चीजें चली आ रही थी, वो भी मुगल शासनकाल में एक नया जीवन पाया। जहां तक हम लोग म्यूजिक की बात करते हैं तो मुगल पीरियड में। अब हम लोग बात करेंगे नृत्य की, अंग्रेजी में कह लें तो डांस की। तो अब हम लोग बात करते हैं डांस की। लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, पेंटिंग एंड अदर आर्ट फॉर्म, रीजनल डांसेज ऑल्सो इमर्ज्ड एडिंग टू द रिच कल्चरल हेरिटेज। लैंग्वेज की तो उत्पत्ति हुई, भाषाओं की तो उत्पत्ति हुई, उसके अलावा जो चित्रकारी था और बाकी जो कला के क्षेत्र थे, चाहे वो डांस की बात करें और अलग अलग चीजों की बात करें, ये भी हमारे कल्चरल हेरिटेज यानी कि सभ्यता वाला जो संपत्ति था, जो विरासत था, उसको और ज्यादा मजबूत किया। यानी कि हमारे सभ्यता वाले विरासत का एक सकारात्मक पहलू बना। कथक, अ डांस फॉर्म यूजुअली एसोसिएटेड विथ नॉर्थ इंडिया, इवॉल्व इनटू अ डिस्टिंक्ट डांस formed during 15th and 16th century।
कथक जो कि माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत का एक नृत्य शैली है, इवॉल्व इनटू अ डिस्टिंक्ट डांस फॉर्म। ये जो है अलग अलग तरीके के डांस फॉर्म यानी कि नृत्य शैली में डेवलप हुआ, और हम बात ये कर रहे हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी की। द टर्म कथक ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कथा विच मीन्स स्टोरी, और कथक इन संस्कृत मीनिंग हु टेल्स अ स्टोरी। कथक जो है एक संस्कृत शब्द से निकला हुआ है, से जुड़ा हुआ है। संस्कृत शब्द कथा, कथा का मतलब कहानी होता है, और कहानी से ही कथक शब्द निकला हुआ है, जो एक डांस स्टाइल है, जो एक नृत्य शैली है। विच मीन्स स्टोरी, जिसका मतलब कहानी होता है, एंड कथका का मतलब होता है कहानी को कहना। कथक यानी कि कहानी, कथा, और कथका यानी कि कहानी को कहना। Thus कथक कैन बी ट्रांसलेटेड एज ए स्टोरी इनएक्टेड बाय स्टोरी टेलर। इसलिए हम कथक को कह सकते हैं कि यह एक कहानी है, जो कि कथका यानी कि स्टोरी कहने वाले, कहानी कहने वालों के द्वारा कहा जाता है। मुगल कोर्ट वेयर द प्लेस वेयर कथक इवॉल्व एंड वाज इलेबोरेटली डन। मुगल का ही जो दरबार था, कोर्ट था, वहीं पर माना जाता है कि कथक इवॉल्व हुआ, उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति हुई और तेजी से विकसित हुआ। देयर आर 3 स्कूल ऑफ घराना फ्रॉम वेयर कथक ड्रॉ इट्स डिसेंट। 3 घराना, 3 अलग अलग जगहों की जो मान्यताएं हैं, जो डांस शैली है, जो डांस स्टाइल है, जो नृत्य शैली है, वहीं से माना जाता है कि कथक का उत्पन्न हुआ, कथक उत्पन्न हुआ। और ये घराना है जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। अपार्ट फ्रॉम कथक, कथक के अलावा द अदर क्लासिकल डांस फॉर्म दैट बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड वेयर, कथक के अलावा और जो जो डांस फॉर्म, जो नृत्य शैली जो मेडाइवल पीरियड यानी कि मध्यकाल वाले भारत में प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम है तमिलनाडु दक्षिण भारत का भरतनाट्यम, ओडिशा दक्षिण और पूर्व भारत का मिक्सचर है ओडिसी, आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का है, जो अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में बटा हुआ है, उसका नाम कुचिपुड़ी है, और मणिपुरी डांस स्टाइल जो है वो हमारे पूर्व भारत, ईस्ट इंडिया के मणिपुर राज्य से जुड़ा हुआ है। अब जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे एक केस स्टडी का, जो पृष्ठ संख्या 71 से शुरू होता है और आगे जाता है। यानी कि हम लोग केस स्टडी में बंगाल की बात करेंगे, बंगाल को देखेंगे, बंगाल के अलग अलग चीजों को देखेंगे, वहां के म्यूजिक, पेंटिंग, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो अब इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।